हाँ जी। कैसे हो आप सब लोग? डिकोड प्रोग्राम में आपका हार्दिक स्वागत है। कैसी चल रही है आपकी प्रिपरेशन? पहले तो आप लोग ये बताओ। दूसरा, पीवाईक्यू को लेके आपकी अप्रोच क्या चल रही है? कैसे क्वेश्चन सोल्व हो रहे हैं? कितने पेपर आप लोगों ने सोल्व किए हैं? टेस्ट सीरीज कैसे ज्वाइन किए? वो भी सारी चीज़ें बताओ आप लोग। कैसे क्या चल रहा है आप लोग का? दूसरी बात, मुझे जहाँ जहाँ तक लग रहा है छोटे से सर्वे के अकॉर्डिंग कि कंपटीशन बहुत कम है। मतलब ऐसे देखा जाए, एक छोटा सा सवाल पूछा था आप लोगों से, 3,000 लोग देखते हैं वीडियो को, 4,000 देख लेते हैं, 5,000 देख लेते हैं, बट कमेंट आते हैं। हाई करने जितना सा टाइम लगता है जो इंस्टाग्राम पे आप करते रहते हो, उतना सा टाइम लगता है इसमें। फिर भी 20-30 कमेंट लास्ट आते हैं। क्योंकि ये सवाल मैं लास्ट में डालता हूँ, इसका पर्पज ये होता है कि वीडियो के एंड में आप लोगों का कितने लोग वीडियो के एंड तक पहुंचे। अब कुछ लोग ऐसे बोल सकते हैं कि क्लास पसंद नहीं आई, बट क्लास पसंद आने या ना आने का रीजन तब होता है जब मैं कंटेंट पढ़ा रहा हूँ। ये तो पीवाई क्यू है। इसमें तो मेरी अप्रोच हो सकती है अच्छी या बुरी, पर आपके सामने ऑफिशियल कंटेंट तो आ ही रहा है। तो कम से कम जो कमेंट कर रहे हैं, एक्टिव तरीके से स्टडी कर रहे हैं, उनको खुश होने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है कि जितने एग्जाम नज़दीक आ रहे हैं उतने लोग ज़्यादा लापरवाह होते जा रहे हैं, और इसका भरपूर फायदा उठाओ। हम तो चाहते हैं कि डिमोटिवेट रहे लोग। मतलब क्या करोगे मोटिवेट रह के? सारे लोग मोटिवेट हो जाएंगे तो कंपटीशन बढ़ा देंगे। इससे अच्छा है कि ज़्यादा मोटिवेशन देना भी नहीं किसी को। बार बार बोल रहे हैं आप लोगों को कि पीवाई क्यू पढ़ लो, पीवाई क्यू पढ़ लो, पीवाई क्यू पढ़ लो। पढ़ लेना चाहिए, जिस भी तरीके से पढ़ना हो पढ़ लेना चाहिए। ठीक अप्रोच पे काम कर रहे हैं, शायद और बेटर कर देंगे आपके लिए, पर इसके लिए कम से कम आपको बेहतरी दिखानी होगी। ठीक है, शुरू करते हैं। मैंने आपसे एक सवाल पूछा था पिछली क्लास में कि कौन से संविधान संशोधन द्वारा भारत में जीएसटी लागू किया गया था। ठीक है, इसमें कुछ लोगों ने जवाब दिया, कुछ लोगों ने जवाब देना उचित नहीं समझा। इसका आंसर तो हो जाएगा 101वां संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, उसके द्वारा भारत में अप्रत्यक्ष कर, जिसको बोलते हैं इनडायरेक्ट टैक्सेस, अप्रत्यक्ष करों से संबंधित एक 1970 से चले आ रहे एक सुधार की परंपरा थी। जीएसटी के बारे में अगर देखा जाए तो कांग्रेस विरोध करे, बीजेपी सपोर्ट करे, तो ऐसा इसमें कुछ है नहीं। क्योंकि जो जीएसटी की बात अगर 2014 में कर रहे हैं, ये जीएसटी का कॉन्सेप्ट लगभग लगभग ऐसा माना जाता है, ये 1970 से इसकी बातें चलने लगी थी। ठीक है, जिसमें बहुत सारी चीजें आती गई। आपने इकोनॉमी कितनी पढ़ी है मुझे नहीं मालूम, पर 1970 से लेकर 2000 के आसपास तक सेनवेट विकसित हुआ था। सेंट्रल वेट, वैल्यू एडेड टैक्स। जीएसटी क्या है? जीएसटी वैल्यू एडेड टैक्स है। और इससे पहले, जीएसटी से पहले सेनवेट चलता था। उससे पहले मेन वेट, मोड वेट, मॉडिफाइड टैक्स होता था, और मिक्स्ड मॉडिफाई होता था। बहुत सारी परंपराएं चली आ रही थी, बट इसको ऑफिशियल दर्जा अप्रत्यक्ष कर का ऑफिशियल तरीके से जो जीएसटी है वो एक ढांचा बना, प्रॉपर अप्रत्यक्ष करूंगा, एक व्यापक ढांचा बना, विस्तृत ढांचा बना। वो किसके माध्यम से बना? 101वां संविधान संशोधन अधिनियम के माध्यम से बना। इतना सा आपको यहाँ पे फैक्ट याद रखना है। जीएसटी में अगर आप थोड़ा सा और आगे बढ़ना चाहो, इस पे बात भी कर लेते हैं, क्योंकि अगर विश्लेषण कर रहे हैं तो थोड़ी सी बात और कर लेते हैं। जीएसटी में क्या होता है? जीएसटी में होती है 4-5 चीजें। जब जीएसटी शुरुआत में आया था तब इसमें 5 थे। जीएसटी अधिनियम था, संविधान संशोधन अधिनियम आया था, तो इसमें 5 टैक्स थे, 5 तरीके के प्रावधान थे। एक तो आज भी मौजूद है, जिसको बोला जाता है सीजीएसटी, सेंट्रल जीएसटी। केंद्र सरकार जो जीएसटी लगाती है उसको सेंट्रल जीएसटी बोला जाता है। आपने अक्सर मूवी हॉल या शॉपिंग करते हो, कुछ भी करते हो, वहां पे टैक्स वाला वो एक पेज आपके सामने आएगा, मतलब बिल आएगा, उसमें आप देखना, नोटिस करना, टैक्स के बारे में पढ़ोगे तो वहां पे 2 लाइन दी होगी, सीजीएसटी और एसजीएसटी। केंद्र सरकार के द्वारा लगाए जाने वाला और केंद्र सरकार के खजाने में जाने वाला जो टैक्स होता है उसको बोला जाता है सीजीएसटी। एक कुछ हिस्सा होता है जिसको बोला जाता है एसजीएसटी, स्टेट जीएसटी, और राज्य के पास जो प्राप्त होता है हिस्सा उसको एसजीएसटी बोला जाता है। राज्य द्वारा निर्धारित किया जाता है, सारी कुछ चीजें इसमें होती है। एक मेन तो ये दो ही है, पर भारत में विधानसभा वाले राज्य भी है जिनको बोला जाता है, दो प्रमुख तौर पे राज्य है, अभी 3 हो गए। जम्मू कश्मीर भी उसमें शामिल हो गया क्योंकि उसमें विधानसभा है। ठीक है, तो कौन कौन से? उसके लिए एक टैक्स होता है जिसको बोला जाता है यूटीजीएसटी, यूनियन टेरिटरीज जीएसटी। यूनियन टेरिटरीज में जैसे मान लो विधानसभा है,
और वो राज्य की तरह काम कर रही है, पर उसको राज्य तो नहीं बोल सकते, तो उनके लिए एक अलग चीज लाई गई थी जिसको बोला जाता है यूटीजीएसटी। दिल्ली के लिए लाया गया, पांडिचेरी या पुडुचेरी के लिए लाया गया, और अब जम्मू कश्मीर हो गया तो जम्मू कश्मीर इसमें शामिल हो गया। तीन तो ये शामिल हो गई। एक तो इसका एक होता है जिसको बोला जाता है आईजीएसटी, इंटर स्टेट जीएसटी। जैसे किसी राज्य में समान उत्पादन हुआ, राज्य ने अपना कर फिक्स कर दिया, टैक्स फिक्स कर दिया, तो वो तो एक राज्य के भीतर हो गया। अब मान लो राजस्थान और उत्तर प्रदेश के बीच व्यापार हो रहा हो, और राजस्थान के सामानों पे टैक्स उत्तर प्रदेश वसूल कर लें, तो भी राजस्थान को क्या मिलेगा? तो दो राज्यों के बीच टैक्स को लेकर कोई विवाद ना हो, इसके लिए आईजीएसटी का प्रावधान किया गया है, इंटर स्टेट, अंतर राज्य जीएसटी। दो राज्यों के बीच कर को लेकर कोई दिक्कतें हो रही है, उसके लिए केंद्र सरकार चाहती है कि आपको कोई दिक्कत नहीं हो, हम टैक्स लगा देंगे, आपके बीच बराबर मात्रा में, जो भी मात्रा होगी उस हिसाब से डिसाइड कर देंगे। तो आईजीएसटी किसके द्वारा डिसाइड किया जाता है? केंद्र सरकार द्वारा डिसाइड किया जाता है, और बराबर मात्रा में दो राज्यों के बीच, जिन भी राज्यों के बीच व्यापार होता है उनके बीच बांट दिया जाता है। तो ये चार चीजें अब भी प्रचलित है जीएसटी के बीच। एक पांचवी चीज थी जो शुरुआत में थी, अब ये काम की तो नहीं है, फिर जान लो, नॉलेज के लिए ठीक ही होता है, क्या दिक्कत है। एक तो उसको बोला जाता है राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति, और राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति। किस चीज की क्षतिपूर्ति? कंपनसेशन सुना होगा आपने, कंपनसेशन देता है जब आपकी कोई हानि हो जाए, सरकारी वजहों से हो जाए या किसी भी वजह से हो जाए। जैसे किसान की कोई जमीन सरकार एक्वायर करती है, तो किसान को कंपनसेशन दिया जाता है, क्षतिपूर्ति दी जाती है। आपने सुना होगा, सड़क किनारे किसी का खेत होता है तो उसको सरकार पैसे देती है, जब सरकार एक्वायर कर लेती है कि भाई सड़क के अंदर उस उनके खेत के ले लिया, किसान के खेत को सड़क के ढांचे में अंदर में आ गया, तो उनको कुछ पैसा मिलता है, इसको क्षतिपूर्ति बोला जाता है। अब राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति क्या होती है? राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति ऐसा था, जब नया नया जीएसटी आया तो जीएसटी को लेकर राज्यों में बहुत ज्यादा डर था। बहुत सारे राज्य थे जो इसके खिलाफ अधिनियम तक लेके आ गए थे, बिल तक लेके आ गया। अधिनियम तो हालांकि नहीं आ पाता है, क्योंकि अधिनियम चाहते हुए भी सरकार, केंद्र सरकार के आप बीच में नहीं आ सकती। राज्य सरकार ने कोशिशें की थी बहुत सारे राज्यों ने, पर वो एक सिर्फ नाटक था, क्योंकि वो आप निर्देशों की अवहेलना कर ही नहीं सकते। जब तक केंद्र सरकार चाहेगी एक जीएसटी का ढांचा संविधान संशोधन के माध्यम से लाए, तो राज्य भले ही रोड़े कर रहे थे, पर इतना कोई कुछ कर नहीं पाए। बट कुछ फेवरेट राज्य भी होते हैं, कुछ विरोधी राज्य भी होते हैं, बट ये डर तो सब राज्यों का था। मान लो राजस्थान में बीजेपी की सरकार हो और केंद्र जीएसटी लाए, तो भी राजस्थान वाले डरे कि, बीजेपी वाले भी डरे कि देखो आगे मोदी जी ये दिक्कत होने वाली है। तो उसके लिए एक राज्यों के लिए क्षतिपूर्ति टैक्स लाया गया, जिसको बोला जाता है कि अगले 5 साल तक, 2027 में मान लो जीएसटी लागू हुआ, और अगले 5 साल तक मतलब 2022 तक, अगर राज्यों को पहले जो इनडायरेक्ट टैक्स प्राप्त होता था उससे अगर कम इनडायरेक्ट टैक्स अगर जीएसटी के माध्यम से मिलता है, किसी भी कारणों से मिलता है, तो हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे। हम जो हिस्सा बच रहा है टैक्स का, आपकी राशि में कम बच रहा है, उससे मतलब उन्होंने लिमिट भी फिक्स कर दी कि हम हर साल 10 साल बढ़ाते भी हो रहेंगे, अगर वो कम पड़ रहा है तो हम आपको क्षतिपूर्ति देंगे। तो क्षतिपूर्ति दोगे कहां से? तो सरकार ने बोला वो हम पे छोड़ो। भारत में लोगों को शौक है ड्राइविंग का, बहुत ज्यादा ड्राइविंग का, और ओरा सेट करने के लिए लोग पब्लिक ट्रांसपोर्ट है उसका यूज नहीं करते। एक घर में 5 गाड़ी हो सकती है, ये भारत में पॉसिबल है, और इसका भरपूर फायदा उठाया जाए। और इस भरपूर फायदे के चक्कर में लगाया गया पेट्रोल और डीजल पे क्या लगाया गया? सेस और सरचार्ज, मतलब टैक्स के ऊपर कुछ स्पेशल टैक्स लगाना एक विशेष सीमा के लिए। सेस और सरचार्ज का मतलब समझते हो कि टैक्स होता है, उसके अलावा भी कुछ टैक्स ऐसा लग जाता है, जैसे सरकार का आज मूड हो गया कि मान लो ये गरीब लोग हैं, इनके लिए शिक्षा के लिए कुछ करना है, तो सरकार किसी भी चीज पे सेस और सरचार्ज लगा सकती है। उसमें सबसे फेवरेट रहता है सरकार का पेट्रोल, डीजल और तंबाकू उत्पाद, क्योंकि ये तीनों चीजें ऐसी है जिससे कोई बच नहीं सकता। मान लो बिस्किट पे लगा दिया तो लोग बिस्किट खाना बंद कर देंगे, आटे पे लगा दिया तो लोग चावल खाना बंद कर देंगे, पर तंबाकू पे लगा देंगे तो लोग तंबाकू बंद नहीं करेंगे। पेट्रोल पे लगा दिया तो लोग पेट्रोल जो यूज है उसको बंद नहीं करे। किसी की थार वाली ट्रिप कम नहीं होती किसी भी पेट्रोल की प्राइस बढ़ने से। तो ये आपको ध्यान रखना है, पेट्रोल और डीजल और तंबाकू पे आमतौर पे सेस सरचार्ज लगाया जाता है, क्योंकि वस्तुओं का काउंट
जो डिवाइडेशन होता है ना, एक तो गरीबों के लिए उपयोगी वस्तुएं होती है उस पे नहीं लगा सकते आप सेस और सरचार्ज, नैतिकता के आधार पे नहीं लगा सकते। बट ऐसी जो चीजें अनैतिक मानी जाती है, या अनैतिक से ज्यादा ऐसे मान लो कि रॉयल्टी वाली मानी जाए, जिसमें एक उसका एक टर्म दे दो, कोई भी नाम दे दो उसको, बेशकीमती वस्तुएं, जिसको शौकीन लोगों की वस्तु है उन पे कोई भी टैक्स लगा दो तो कोई उत्पाद तो होने वाला है नहीं। तो इस वजह से अब आप आगे इन 4-5 चीजों के बारे में भी पढ़ लो, क्योंकि संविधान संशोधनों के मामले में आपको, अगर आप 99 से शुरू करोगे और 106 जो भी लेटेस्ट वाला 106 हुआ है ना, तो वहां तक कोई ना कोई सवाल आपके बन ही जाता है, एक सवाल तो बन ही जाता है, कोई एग्जाम में बन जाता है। आप 2-3 एग्जाम दोगे तो एक ना एक सवाल बन जाता है। अपन 6 के 6 बारे में बात कर लेंगे और लगातार बात करेंगे तो उससे आपको याद भी रह जाएगा। एलिमिनेशन आगे वाले सवालों में कर लेंगे, इसको थोड़ा फैक्ट पढ़ लेंगे, ठीक है। 99वां संशोधन क्या हुआ था, 99 हुआ, उसको बोलते हैं एनजीएससी, एनजीएससी आयोग। अब कुछ लोगों को एनजीएससी आयोग के बारे में पता होगा पर कुछ को नहीं पता है। तो इसका फुल फॉर्म होता है नेशनल जुडिशियल अपॉइंटमेंट कमीशन, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग। अब इसकी डिटेल बताते हैं हल्की सी, तब समझ आ जाएगा। आप लोगों ने अक्सर सुना होगा कि हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज कैसे नियुक्त होते हैं। तो उसमें एक आपने सुना होगा कोलेजियम का सिस्टम होता है, जिसमें क्या होता है, हाई कोर्ट या सुप्रीम कोर्ट आमतौर पे वहां के 4 वरिष्ठ जज होते हैं, वो किसी जज की नियुक्ति के लिए रिकमेंडेशन करते हैं। जैसे सुप्रीम कोर्ट के 4 जज होते हैं, वो ये बोलेंगे दिल्ली हाई कोर्ट के ये माननीय जज है, ये योग्य है, इनको राष्ट्रपति को रिकमेंडेशन भेजी जाएगी, राष्ट्रपति सरकार से परामर्श करेंगे, सरकार फिर राष्ट्रपति को हाँ भरेंगे और उसके बाद उनकी नियुक्ति कर दी जाएगी। तो कुल मिला के इनकी नियुक्ति कौन करता है, जजों की नियुक्ति जज खुद ही करते हैं, ठीक बात है। तो इसमें फेवर भी कम करता है। तो आमतौर पे ऐसा माना जाता है कि भारत में कुछ घराने विकसित हो गए हैं, जैसे आपके डी.वाई. चंद्रचूड़ अब की बार जो पिछली बार के मुख्य न्यायाधीश बने, उनके पापा जी भी वाई.वी. चंद्रचूड़ है, वो कोई जमाने पहले मुख्य न्यायाधीश रहे। तो अब आप ऐसे मान लो कि कोई 2 बाप बेटे सुपर टैलेंटेड इतने तो नहीं हो सकते कि भारत के मुख्य न्यायाधीश बने, तो उसमें फेवर कहाँ चलेगा, फेवर कैसे चलेगा, जिला स्तर से बार काउंसिल के लाइसेंस दिलाने से लेके, स्टेट लेवल का वकील बनाने से लेके, स्टेट जो राज्य हाई कोर्ट है उसमें नियुक्ति देने के बाद सुप्रीम कोर्ट तक उनकी एक जर्नी इजी हो जाती है। तो सरकार इसके खिलाफ बार बार विधि मंत्रालय वो प्रोसेस कर रहा है। विधि मंत्रालय चाहता है कि इसमें सुधार होना चाहिए, जरूरी है, सुधार होने की प्रक्रिया जरूरी है। सरकार ने एक आते आते मोदी जी ने जोश का काम किया, ये 2014 में आया था। मोदी जी ने आते आते बोला कि मैं सुप्रीम कोर्ट को सबको देख लूंगा। तो मोदी जी ने एक सुधार के लिए एक आयोग की नियुक्ति करी, संविधान संशोधन के आते ही फटाक से संविधान संशोधन, और उसमें यह बोला कि एक आयोग बनेगा जिसमें कुछ सरकार के पक्ष रहेंगे, कुछ इनकी सहमति भी ली जाएगी। जनरल तौर पे सरकार का इसमें रोल ज्यादा था। इस आयोग के माध्यम से सुप्रीम कोर्ट के जजों, हाई कोर्ट के जजों की नियुक्ति की जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने इस संविधान संशोधन को पूरे को ही खारिज कर दिया कि यह न्यायिक मामलों में राजनीतिक हस्तक्षेप हो जाएगा, इस वजह से न्यायपालिका की स्वतंत्रता प्रभावित हो जाएगी। तो अभी यह 99वां संविधान संशोधन है वो मौजूद ही नहीं है। इसके माध्यम से बहुत सारे प्रावधान किए गए थे, बहुत सारी चीजें, मेनली एनजीएससी की, राष्ट्रीय न्यायिक नियुक्ति आयोग, न्यायिक लोग हैं, जुडिशरी वाले लोग हैं, उनकी नियुक्ति के लिए एक आयोग बना था। तो ये आपको याद रखना है। बहुत जमाने पहले तो बहुत काम का था, बट हो सकता है कि आने वाले कुछ रिफॉर्म्स में इसको वापस शामिल किया जाए। जैसे अभी आप अखिल भारतीय सेवाएं चलती है, जिसमें आईएएस सुनते हो आप कि पूरे भारत में आईएएस होते हैं, जैसे आरएस राजस्थान में होते हैं, पर पूरे भारत में आईएएस होते हैं, आईपीएस होते हैं, पर पूरे भारत में जजों के लिए एग्जाम करवाने वाली कोई एग्जाम नहीं हो रहा। तो उसके बारे में भी बात चल रही है कि ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विसेज का एग्जाम भी होना चाहिए। अंग्रेजों के जमाने में ऐसे एग्जाम ठीक तरीके से कम कर रहे थे, जैसे ऑल इंडिया मेडिकल सर्विस का एग्जाम अंग्रेजों के जमाने में होता था, जो भारत में अब नहीं हो रहा, उतना अच्छे से नहीं हो रहा, नीट हो रहा है, पर जो मेडिकल सर्विस वाला एग्जाम है वो उतना बेहतरी के साथ नहीं हो रहा, जो बोलते हैं कि गुलाम भारत में होता था। तो इसके बारे में थोड़ा सा ध्यान रखना आपको। उसके बाद आता है 100वां संशोधन, 99वां हो गया, तो 100वां में मोदी जी का स्टेप इसमें यह था, हर चीज में मोदी जी है भाई, मोदी जी यार, मोदी जी मतलब
आते ही उन्होंने बांग्लादेश के साथ एक समझौता किया। बांग्लादेश को कहा कि ये इतने सालों से जो आपके विवाद चल रहा है इसको सुलझाने के लिए अब मैं आ गया हूँ। तो बांग्लादेश ने भी इंटरेस्ट लिया। जो शेख हसीना है जो भी भागी हुई है वहां से और यहाँ पे इंडिया आई हुई है, उन्होंने इंटरेस्ट दिखाया। और उस इंटरेस्ट में यह था कि भारत और पाकिस्तान हर चीज में सुधार है। ऐसे मेरी टोंट में या बात में ये नहीं है कि मोदी जी की बात कर रहा हूँ, इसमें सुधारात्मक ही है, दोनों में ही सुधारात्मक थे, ये भी ठीक था। जुडिशरी अपने आप का पक्ष रख रख के उसको खारिज कर दिया, पर एक सेंस में ये ठीक ही था। नेगेटिव इस सेंस में था कि हो सकता है कि जिस हिसाब की सरकारें चल रही है उस हिसाब से जज भी अपने भाई भतीजावाद वाले ही बनते, तो वहां पे जुडिशरी का डर वाजिब था। पर एक सेंस उनकी हो सकती है कि ऐसा सुधार होना चाहिए, ये होना चाहिए, ऑल इंडिया जुडिशियल सर्विस का एग्जाम होना चाहिए। अब ये मान लो कि अभी जो भारत है, भारत यहाँ से और ये यहाँ पे बांग्लादेश है, कोई दो राज्यों की, दो देशों के बीच बाउंड्री ऐसे हो सकती है, ऐसे हो सकती है, तो कोई दिक्कत नहीं। जैसे भारत और चीन की हो, भारत और जो पाकिस्तान की बाउंड्री है, तो उसमें बाउंड्री की में आमतौर पे ऐसी वाली दिक्कतें नहीं है कि आपको अगर लाइन खींचनी हो, दीवार चढ़ानी हो, खंबे रोपने हो, वहां पे फेंसिंग को लेकर कोई दिक्कत नहीं हो रही। भारत और बांग्लादेश के बीच सीमा है, उसमें एक दिक्कत है। उसमें दिक्कत क्या थी कि भारत और बांग्लादेश के बीच बाउंड्री ऐसी थी, ठीक है। अब फौजी ऐसे नियुक्त किया जाए, यहाँ पे फौजी ये खड़े करें, इधर इनके बीएस, यहाँ पे बीएस अपनी बीएसएफ खड़ी है, इधर बांग्लादेश की आर्मी खड़ी है। जहां 100 लोगों की जरूरत पड़ती वहां पे 400 लोगों की जरूरत पड़ रही थी। दूसरी चीज, हर जगह सीमा विवाद हो रहे थे। तो भारत और बांग्लादेश ने एक समझौता किया कि इस बाउंड्री को कुछ हद तक हम सीधा करने की कोशिश करेंगे। कुछ प्रदेश भारत उनको देगा, कुछ स्टेट्स या प्रदेश है बांग्लादेश भारत को सौंपेगा। और जब भारत के मामले में, जैसे ऐसे बोल सकते हो कि भारत में एक संविधान संशोधन हुआ था, सुप्रीम कोर्ट का एक निर्णय आया था। सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का नाम मैं आपको बता दूंगा, 1 मिनट में याद आ ही जाएगा। नेहरू जी ने के समय ऐसा ही सेम ही कॉन्सेप्ट चला था। उस टाइम सुप्रीम कोर्ट से एक पूछा गया, सुप्रीम कोर्ट से आप सलाह लेते हो ना, सलाहकारी शक्ति होती है, राष्ट्रपति की सुप्रीम कोर्ट से जाके पूछता है कि भाई साहब हमें या इस मामले में दिक्कत है, आप सलाह दो। तो उस टाइम पे सुप्रीम कोर्ट ने एक निर्णय सुनाया, तब बोला था कि भारत अपनी जमीन का हिस्सा किसी दूसरे देश को देगा तो उसके लिए क्या चाहिए होगा, संविधान संशोधन। इस परंपरा में ही बेलगांव मामला या कौन सा बेलगावी मामला था, ठीक है। उस मामले में ऐसा हुआ कि संविधान संशोधन के माध्यम से ही दूसरे देश को आप अपना प्रदेश, भारत का हिस्सा सौंप सकते हो। कोई दूसरा देश कब्जा कर ले वो अलग बात है, पर आप मान ले ऐसे बेच नहीं सकते। दो राज्यों के बीच आप टुकड़े कर सकते हो, दो राज्यों को अलग अलग कर सकते हो, दो राज्यों को जोड़ सकते हो, पर भारत का 1 फुट भी जमीन दे रहे हो आप, तो उसके लिए आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो भारत और बांग्लादेश के बीच कुछ जमीनों का आदान प्रदान हुआ। इन जमीनों के आदान प्रदान के लिए एक संविधान संशोधन हुआ, जिसको नाम आता है 100वां संविधान संशोधन, ठीक है। 101 आपको बता दिया, जीएसटी वाला हो गया। अब 102 क्या होगा, ठीक है। 102 हुआ, आपको बता देता हूं एनसीबीसी को लेके, नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लास। आपने सुना होगा, हाँ, आपने सुना होगा कि एससी के लिए जो अनुसूचित जाति है उसके लिए राष्ट्रीय आयोग है, वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है, ठीक है। एसटी के लिए राष्ट्रीय आयोग है वो संवैधानिक दर्जा प्राप्त है। 1988 के आसपास परंपरा स्टार्ट हुई, 1992-93 में उनको संवैधानिक दर्जा दे दिया गया, और शायद 92-93 में दिया गया था, एग्जैक्ट फैक्ट याद नहीं आ रहा है, बता दूंगा बाद में। पर भारत में ओबीसी के लिए जो राष्ट्रीय आयोग था वो अधिनियम द्वारा बनाया था। आपने अक्सर सुना होगा कि जो अधिनियम द्वारा जो चीजें बनती है उसको क्या बोला जाता है, सांविधिक या स्टेचुरी, सांविधिक आयोग। एक्ट जानते हो ना, जैसे मान लो कि कोई संसद है, संसद कोई कानून बना के किसी संस्था का निर्माण करती है, तो उसको क्या बोला जाएगा, सांविधिक संस्था या स्टेचुरी बॉडी, वैधानिक, सांविधिक या स्टेचुरी बॉडी। तो जो बैकवर्ड क्लास या ओबीसी के लिए राष्ट्रीय आयोग था वो पहले क्या था, ये सांविधिक संस्था था। अब इसको ये संविधान में शामिल नहीं होते, ये सिर्फ किसी अधिनियम में शामिल होते हैं, जो संसद द्वारा निर्मित अधिनियम में शामिल होते हैं। अब भारत को धीरे धीरे भारत सरकार को लगने लगा
कि ओबीसी के लिए जो आयोग बना हुआ है उसको संवैधानिक दर्जा देना चाहिए। तो जो बैकवर्ड क्लास के लिए नेशनल कमीशन बना था उसको संवैधानिक दर्जा देने के लिए आपको संविधान में संशोधन की जरूरत पड़ेगी। भाई कोई चीज संविधान में घुसेड़ रहे हो तो उसके लिए तो आपको संविधान संशोधन करना पड़ेगा। तो उसके लिए संविधान संशोधन हुआ 102वां संशोधन इसी बात को लेके हुआ था। ठीक है, इतना याद रखना है। 103वां कौन सा हो गया? हाँ, 103वां तो सबको पता है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10% रिजर्वेशन का लेके सबको पता है। आर्थिक रूप से कमजोर, इकोनॉमिकली वीकर सेक्शन, आर्थिक रूप से जो कमजोर वर्ग है उसके लिए 10% का आरक्षण क्या पे हो गया? शिक्षा संस्थानों में हो गया, नौकरियों में हो गया। तो ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की बात 103 में की गई थी। उसके बाद आता है आपका 104वां, 105वां, 106वां। ठीक, 104वां बता देते हैं आपको। चलो, इसमें दो अच्छे फैक्ट आपको सीखने को मिल जाएंगे जो आपको शायद पता नहीं होते। पॉलिटी में ऐसे अच्छे फैक्ट कोई बताता भी नहीं है, मतलब कम चर्चा होती है इसके बारे में। आरपीएससी का एग्जाम आमतौर पे आरपीएससी के जो एग्जाम होते हैं आपकी बात कम होती है। आपने रिजर्वेशन के बारे में आपको पता होगा कि रिजर्वेशन में जो जैसे एससी को, एसटी को, ओबीसी को आरक्षण मिला है, वो जो एक बार आरक्षण मिल गया वो हर एग्जाम में अप्लाई होता 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 आ रहा है ना वर्षों से। शिक्षा संस्थानों का आरक्षण और नौकरियों का आरक्षण है वो एक बार हो गया और लगातार चल रहा है ना, जब तक सरकार उसको बरसों बरसों बाद खत्म नहीं कर देगी। उसके लिए बार बार ऐसे नहीं बोलना पड़ता ना कि हर 2 साल बाद बोले कि हाँ उनका 15% है, हाँ, उनका 15% है। नहीं, एक बार हो गया, जब तक संविधान संशोधन नहीं है तब तक चलता रहता है। बट आपने एक बात अक्सर सुनी होगी कि कुछ वर्गों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में भी सीटें आरक्षित की गई है। ठीक है, जैसे अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों के लिए लोकसभा और राज्य विधानसभाओं में कुछ सीटें रिजर्व की गई है। पहले जैसे आंग्ल भारतीयों के, जो एंग्लो इंडियन बोलते थे ना, मान लें अंग्रेजों के कुछ वंश है वो भारत में रह गया, उनके लिए 1 सीट रखी गई थी, 2 सीट रखी गई थी। तो उनके लिए भी राज्य विधानसभाओं और लोकसभा में आरक्षण, राजनीतिक आरक्षण जिसको बोला जाता है, पॉलिटिकल रिजर्वेशन, ये आरक्षण प्रत्येक 10 वर्ष बाद बढ़ाया जाता है। ये हमेशा नहीं रहता कि एक बार मान लो कि आपके आती है ना, नॉर्मल सी सीट बात है कि आप सुनते हो कि हमारे भाई अब की बार है वो कैटेगरी की सीट आई हुई है, हमारे अब की बार जनरल की सीट आई हुई है, हमारे अब की बार महिला की सीट आई हुई है। ये सुनते हो आप आमतौर पे, चाहे एमएलए का इलेक्शन होता है कुछ तहसील में, आप सुनते हो ना कि वहां से तो परमानेंट भाई 2 एससी का चुनाव हुआ, एसटी का चुनाव हुआ, ओबीसी का चुनाव हुआ। ठीक, सुनते हो, नॉर्मल बात है। तो ये चीज है, क्या हमेशा ही चलती जाती है क्या भाई किसी राज्य की 10% सीटें हैं वो एससी के लिए रहेगी? ऐसा नहीं होता। इसके लिए प्रत्येक 10 साल में संविधान संशोधन करना पड़ता है। प्रत्येक 10 साल में सरकार बोलती है कि हम इस आरक्षण को 10 साल और बढ़ा रहे हैं, 20 साल और बढ़ा रहे हैं। प्रत्येक 10 साल में ऐसा बोला जाता है। तो अब की बार 104वां संशोधन हुआ तो इसमें बोल दिया गया कि हम 10 साल तक एससी एसटी के लिए जो सीटें रिजर्व की गई है उसको आगे बढ़ाते हैं। इसमें एक दूसरी बात ये बताएगी, जो एंग्लो इंडियन है उसके लिए जो हमने 1-2 सीटें दे रखी थी उनको खत्म करो, कोई जरूरत नहीं है एंग्लो इंडियन की, अंग्रेजी कल्चर को समाप्त करो। और मोदी जी ने बोला कि एंग्लो इंडियन के लिए सीटों का प्रावधान नहीं किया गया। ठीक है, प्रावधान जो इतने दिन चल रहा था नेहरू जी के द्वारा जो चलाया जा रहा था उस मिशन को खत्म कर दिया गया है। एससी एसटी के लिए सीटें चल रही है आगे। तो 104वां हो गया। अब आप पढ़ लो 105वां। 105वें में कुछ नहीं है खास तौर पे। 105वां ठीक उसी तरीके से है, आपको मैंने बताया था नेशनल कमीशन फॉर बैकवर्ड क्लासेस। अब एनसीबीसी को लेके एक विवाद हो गया था। एनसीबीसी को लेके एक विवाद हो गया था। उस विवाद की वजह यह थी, हाँ, एनसीबीसी को लेके एक विवाद हो गया था। विवाद ये हो गया था कि जो सूची बनती है ओबीसी के लिए, सूची बनती है, उस सूची में उस अधिनियम या संविधान संशोधन में एक बात लिख दी गई थी। सरकार, केंद्र सरकार ने बात तो ठीक लिखी थी, बट उस बात की टेक्निकलिटी की वजह से व्याख्या गलत हो गई और ये मामला चला गया 102वां संविधान संशोधन के खिलाफ। मामला चला गया सुप्रीम कोर्ट में कि जो ओबीसी की लिस्ट बनाने का काम है उसमें कुछ राज्यों के भी राइट्स होंगे, राज्यों के भी अधिकार होंगे। बट संविधान संशोधन हो गया और सुप्रीम कोर्ट ने उसको तकनीकी रूप से पढ़ा और राज्यों को बोला कि आपके अधिकार छीन गए।
और हम 102वें संविधान संशोधन के तहत ओबीसी की जो सूची बनाने की व्यवस्था में है उसके राज्यों के अधिकारों को खत्म करते हैं, क्योंकि केंद्र सरकार के संविधान संशोधन ने यह बात बोल दी है। तो केंद्र सरकार बोली हमारा ऐसा कोई उद्देश्य नहीं था, वो बात गलत लिख दी थी, वो टाइपिस्ट ने गलती कर दी थी। तो 105वां संशोधन इस बात के लिए वापस आया कि ओबीसी की जो सूची बनाने की ताकत है वो हम वापस लौटाते हैं, वो थोड़ी सी तकनीकी गड़बड़ी थी, इसमें सिर्फ इतना ही है। ठीक है, इतना ही आपको याद रखना है। 106वां संविधान संशोधन, 106वां संविधान संशोधन है, आपने नारी वंदन अधिनियम पढ़ा होगा कि महिलाओं के लिए 33% सीटें वो लोकसभा और विधानसभा में आरक्षित होगी, जैसे SC ST के लिए होती है, जैसे पंचायतों में होती है। पंचायतों में होती है कि भाई लगभग लगभग भारत में ऐसा माना जाता है 45% 42% है। तो उसमें आपने अक्सर सुना होगा कि यहाँ पे सरपंच महिला की सीट आई हुई है, पुरुषों की सीट आई हुई है। विधानसभा में नहीं सुनते हो आप, हम आंकड़े गिनते हैं कि इस बार सबसे ज्यादा महिलाएं विधानसभा में आई है। तो उसके लिए सरकार ने एक संविधान संशोधन किया जिसको बोला जाता है 106वां संविधान संशोधन। इसको नाम दिया नारी वंदन अधिनियम या नारी नारी शक्ति वंदन अधिनियम। और इसके तहत राज्य लोकसभा और विधानसभा में 33% आरक्षण महिलाओं को दिया गया। दो बातें आपको ध्यान रखनी है, एक तो आपको आरक्षण याद रखना है 33%, दूसरी बात इसमें क्या याद रखनी है, दो तीन बहुत महत्वपूर्ण चीजें इसमें। क्या ये आरक्षण अप्लाई हो गया, अगले चुनाव में अप्लाई होगा, कब होगा? तो जो भी जनगणना होगी उसके बाद ये चुनाव जो भी होंगे उसमें यह आरक्षण लागू होगा। जैसे ये 2027 वाली जनगणना जितनी लेट हो रही है महिलाओं को उतना नुकसान हो रहा है, उनके नेता बनने के चांसेस उतने कम हो रहे हैं। जनगणना जितनी फास्ट होगी महिलाएं उतने फास्ट नेता बन जाएगी, 33% तो कम से कम बनी जाएगी। ठीक बात है। दूसरी बात इसमें यह है, ये सिर्फ राज्य लोकसभा, राज्य विधानसभा और लोकसभा में लागू है। राज्यसभा में इसके लिए कोई प्रावधान नहीं है। किसी के दिमाग में यह रह जाए कि राज्यसभा के लोकसभा के लिए नहीं, लोकसभा के लिए जिस चीज का इलेक्शन होता है डायरेक्ट जनता द्वारा, उस चीज में 33% है। ना तो राज्य विधान परिषद में और ना राज्यसभा में ऐसी सीटों का प्रावधान किया गया है। ठीक बात है, ये पूरी चीज क्लियर होगी। अगला सवाल है सेल कंपनी। सवाल आया हुआ है असिस्टेंट प्रोफेसर के PYQ है, ये दिसंबर में हुए, लेटेस्ट एग्जाम है और बहुत ही शानदार तरीके के PYQ है। तो ये देखना है सेल कंपनी की प्राथमिक विशेषता क्या है। चारों ऑप्शन पढ़ो तो आपको थोड़ा थोड़ा ऑप्शनों से भी समझने की जरूरत है। इसके हजारों कर्मचारी है और इसका वैश्विक संचालन महत्वपूर्ण है कि सेल कंपनी ये होती है जिसके हजारों कर्मचारी होते हैं और इसका वैश्विक संचालन होता है। ठीक है, तो इस कंपनी को क्या बोला जाता है? जिसके हजारों कर्मचारी होते हैं और वैश्विक संचालन। तो ऐसी कंपनी तो अपन सुनते हैं बहुराष्ट्रीय कंपनी होती है, मल्टीनेशनल कंपनी बोला जाता है। सेल कंपनी तो नहीं सुना होगा आपने। इसका अस्तित्व केवल कागजों पर है और इसके पास सक्रिय व्यवसायिक संचालन या महत्वपूर्ण संपत्तियां नहीं है। दूसरा ऑप्शन है इसका अस्तित्व केवल कागजों पर और इसके पास सक्रिय व्यवसायिक संचालन या महत्वपूर्ण संपत्तियां नहीं होती है। तो ये थोड़ा सा अपने को लग रहा है कि कुछ अलग अलग न्यारा न्यारा सा लग रहा है। तीसरे पे जाते हैं, ये जन कल्याण के लिए एक सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है। चौथी चीज, इसकी कई देशों में भौतिक उपस्थिति है और उच्च राजस्व उत्पन्न करती है। ये और ये तो सेम ही हो गया ऑप्शन। तो एक चीज क्या हो गई, दो समान दिखने वाले ऑप्शन या तो साथ सही होंगे दोनों या दोनों गलत होंगे। तो दोनों तो सही हो नहीं सकते भाई। ये ऑप्शन चौथा ऑप्शन पढ़ो, इसकी कई देशों में भौतिक उपस्थिति है, हजारों कर्मचारी और वैश्विक संचालन, एक ही बात हो गई ना। हम बोल देंगे कि एक कंपनी है जिसकी पूरे विश्व में शाखाएं हैं, और दूसरी बात ये हो गई इसकी कई देशों में भौतिक उपस्थिति है, तो एक ही बात हुई। और इसका ये उच्च राजस्व उत्पन्न करती है। सिंपल सी बात है ना भाई, ये कई देशों में शाखाएं हैं तो उच्च राजस्व ही है ना। घाटे में कौन चलाएगा कंपनी? घाटे में तो गांव में कंपनी ना चले, विश्व स्तर पे कैसे चलेगी? तो दो ऑप्शन साथ होंगे तो इसकी संभावना क्या होगी? सेम से ऑप्शन होंगे तो या तो दोनों सही होंगे या दोनों गलत होंगे। जब ऑप्शन एक सही करना है कि भाई आपका उत्तर एक हो सकता है तो ये दोनों गलत क्यों होंगे? सिंपल सी बात है, या तो दोनों को सही मानोगे तो दो उत्तर आ जाएंगे, दो उत्तर एक सवाल के हो नहीं सकते। अब आपके सामने हो गया दो ऑप्शनों में कंफ्यूजन, 50-50 की कंडीशन, रिस्क लेना होता है तो ले लेना चाहिए। उसमें भी मैं आपको रोज बताता हूं, एक स्टेटमेंट दोनों ऑप्शन 2 और 3 को साथ पढ़ो, वापिस अलग अलग पढ़ो, साथ पढ़ो, जैसे भी पढ़ो। दो को पढ़ के आपको क्या फील होता है?
इसका अस्तित्व केवल कागजों पर है, इसके पास सक्रिय व्यवसायिक संचालन या महत्वपूर्ण संपत्तियां नहीं है। यह जन कल्याण के लिए एक सरकारी स्वामित्व वाली संस्था है। मैं आपको रोज बताता हूं एक ऐसा स्टेटमेंट जो बहुत ही ज्यादा टेक्निकल तरीके से बनाया गया है, जिसमें जिसको देख के ये लगता है कि यार इतना प्यारा स्टेटमेंट झूठा तो नहीं सोचा जा सकता, किसी के सपने में नहीं आ सकता ऐसा स्टेटमेंट। दूसरे ऑप्शन को पढ़ते हुए आपको फील ज्यादा आता है या तीसरे को पढ़ते हुए? तीसरा तो ऐसे फेंक वैसा ऑप्शन लगता है कि चलते हुए फेंक डाला, ये सरकारी स्वामित्व वाली कंपनी है और जन कल्याण के लिए है, तो सरकारी कंपनी हो गई, इसको तो सरकारी कंपनी बोला जाएगा। सेल कंपनी क्या हुई? तो जब भी आपके सामने ऐसे ऑप्शंस में ऐसा होता है ना कि बहुत ज्यादा स्पेशलिस्ट दी गई हो, विशेषज्ञता दी गई हो, ऑप्शन ऐसे रखा गया हो, तोल तोल के रखा गया हो, और यह भी तोल के रखा गया हो, कुछ ऑप्शन भी तोल के रखा गया हो, जनरल तौर पे एलिमिनेशन के मेथड में उसका आंसर ये माना जाता है। अब आपको सेल कंपनी के बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ। इसका आंसर तो सेल कंपनी का आपने देख लिया। सेल कंपनी आमतौर पे आपने पनामा फाइल्स का नाम सुना होगा, जिसमें अमिताभ बच्चन, सचिन तेंदुलकर और ये पाकिस्तान वाले प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, ये बहुत सारे लोगों का नाम आया था। पनामा आइलैंड एक देश है, पनामा आइलैंड में ऐसा हुआ था कि वो देश है वो जीरो टैक्स लेता था, ठीक है, जीरो टैक्स ले लिया, तो वहां पे टैक्स नहीं लग रहे हैं, इस वजह से बहुत सारे दुनिया के बहुत सारे अमीर लोग हैं, उन लोगों ने अपनी क्या संपत्ति है वो हवाला के थ्रू पनामा में भेज दी। वहां पे उसकी यहाँ से ब्लैक को भेजा, उसको व्हाइट करने के लिए वहां के शेयर मार्केट वगैरह में इन्वेस्ट किया, उस पैसे को यूएसए जैसे देशों में इन्वेस्ट किया प्रॉपर्टियां खरीदने के लिए, उन प्रॉपर्टियों को बेचा और वापस पैसा भारत में इन्वेस्ट कर दिया, मतलब एक सर्किल बना दिया, ठीक है। इंडिया से पैसा गया ब्लैक मनी, पनामा में गया, अब पनामा में पैसा गया तो उसको प्रॉफिटेबल कैसे दिखाना है, तो उसके लिए एक कंपनी बना ली कि हमारी एक कंपनी चलती है और हमारा भयंकर प्रॉफिट हो रहा है। लोग मतलब ऐसे बोलते हैं कि भाई हमने रुपया तो वहां पे 150 लगाए थे और इनकम हुई 8,000 करोड़। उस इनकम को दिखाने के लिए वहां पे कंपनी भी नहीं होती थी, और कंपनी किस पे होती थी? सिर्फ कागजों पे होती थी, और ऐसी कंपनी को बोला जाता है सेल कंपनी, ठीक है। तो इस मामले में भारतीयों ने बहुत ही ज्यादा रुचि दिखाई, इसमें बहुत बड़े बड़े भारतीयों का नाम आया था। पनामा पनामा फाइल्स में दुनिया भर के बहुत बड़े अमीर नेताओं का, अमीरों का, राज वो बिजनेसमैनों का नाम आया था, पाकिस्तान भारत वालों का। तो सेल कंपनी की परिभाषा आप समझ गए होंगे, ऐसी कंपनी जो सिर्फ कागजों पे होती है, अमीर लोग अपना टैक्स बचाने के लिए ब्लैक मनी के रूप में पैसा भेजते हैं, उस देश में पैसा इन्वेस्ट होता है, वहां पे कागज पे एक कंपनी बनती है, वो कंपनी प्रॉफिट में दिखाई जाती है, उस कंपनी के द्वारा द्वारा दूसरे देश में कोई संपत्ति खरीदी जाती है, वो संपत्ति वापस बेच दी जाती है, फिर बोलते हैं हमारे को बहुत प्रॉफिट हुआ और भारत में वापस आ जाते हैं। फिर निर्मला जी वगैरह जैसे तो बोलते हैं कि वापस आ जाओ तो भी टैक्स टैक्स लगा देंगे, बट वो बोल देते हैं कि हमने आपके साथ दूसरे देश के साथ एक एग्रीमेंट हुआ है, डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट, डबल टैक्स अवॉइडेशन एग्रीमेंट, डीटीए है, दोहरा कराधान से बचाव के लिए समझौता। मान लो कुछ देशों के साथ डीटीए कर लिया है, तो उसका तात्पर्य ये हो गया कि पनामा ये बोल देगा कि भारत वालों को बोल दिया देगा भाई साहब ये वाला यहाँ पे हमने इनके टैक्स लगा दिया है, तो इस समझौते के तहत आप इन बिजनेसमैनों पे, हमारे देश में जो काम कर रहे हैं उन पे आप टैक्स मत लगो, आप वाले हमारे देश वाले आप पे कहीं पैसा कमाते हैं कुछ करते हैं, आपने एक बार टैक्स लगा दिया तो हम वापस नहीं लगाएंगे, इसको बोला जाता है डीटीए। और डीटीए के तहत बहुत सारे अमीरों ने अपना मतलब इसका यूज किया है, मिस यूज हुआ है, इसको अब तो लगभग खत्म ही कर दिया गया है। भारत निम्नलिखित में से कौन सा कथन भारत की जीएसटी परिषद के संबंध में सही नहीं है? जीएसटी काउंसिल के संबंध में, तो जीएसटी काउंसिल का उल्लेख कहां किया गया है? भारतीय संविधान में 179, 279 में, सॉरी, याद कैसे रहेगा? फाइनेंस कमीशन सुना होगा आपने, उसका उल्लेख है 280 में, और फाइनेंस से जुड़े मामले इसके पास है 279 में, ठीक है। तो जीएसटी कैसे आई थी, जीएसटी का निर्माण कैसा हुआ था जीएसटी काउंसिल का, वो तो जो 2 मिनट पहले बताया था। जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम हुआ था, 101वां संविधान संशोधन, उसके तहत एक संस्था स्थापित की गई जिसको बोला जाता है जीएसटीसी। इसके बारे में कौन सा कथन सही नहीं है? ऑप्शन पढ़ो, जीएसटी परिषद की स्थापना को केंद्र सरकार, पढ़ो ऑप्शन पढ़ो सही से।
जीएसटी परिषद की स्थापना को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल जीएसटी परिषद की, इसमें माइक में कुछ दिक्कत आ रही है, समझ ही नहीं आ रहा। जीएसटी परिषद की स्थापना को केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल ने वर्ष 2017 में मंजूरी दी थी। तो सवाल तो आपका यहीं पे आ जाना चाहिए, जीएसटी परिषद को मंजूरी देने वाला केंद्र सरकार होता कौन है, मंत्रिमंडल कौन होता है? क्योंकि जीएसटी परिषद बना था संविधान संशोधन से, और संविधान संशोधन के लिए चाहिए विशेष बहुमत। तो विशेष बहुमत के लिए सहमति कौन देगी? संसद। और जीएसटीसी के लिए अलग से सहमति नहीं दी थी, जीएसटी अधिनियम आया था, जीएसटी संविधान संशोधन अधिनियम आया था, उसके भीतर जीएसटीसी का उल्लेख किया गया है। तो जीएसटी के लिए केंद्र सरकार के मंत्रिमंडल की कोई जरूरत नहीं थी, उसके लिए राष्ट्रपति की सहमति की जरूरत होती। राष्ट्रपति की सहमति संविधान संशोधन के पहले पूर्व अनुशंसा सारी चीजें हो जाने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट होती है संसद की अनुशंसा या संसद का विशेष संशोधन। उस विशेष संशोधन से जीएसटी अधिनियम बन गया, उसमें मंत्रिमंडल की कोई जरूरत नहीं थी। कोई भी संविधान संशोधन हो जाए उसमें मंत्रिमंडल की फिर क्या चलती है, फिर तो संसद का काम हो गया। जीएसटी अब एक होते ही आपका काम सलट गया। जीएसटी परिषद का सचिवालय नई दिल्ली में स्थित है, तो ठीक बात है, नई दिल्ली में स्थित है। ई वे बिल की व्यवस्था को जीएसटी परिषद की 24वीं बैठक में मंजूरी दी गई कि ई वे बिल है 24वीं बैठक में। आपने ई वे बिल के बारे में सुना होगा, जीएसटी में एक ई वे बिल का प्रावधान किया गया है। मतलब बिल है, आप मान लो टैक्स से रिगार्डिंग एक बिल आपने सौंपा गया, और इलेक्ट्रॉनिक, ई का मतलब होता है इलेक्ट्रॉनिक, वे का मतलब होता है रास्ता। कोई ट्रक है वो किसी रास्ते पे जा रही है, मान लो कि जयपुर से दिल्ली तक के लिए कोई सामान भरा हुआ है ट्रक में, उस सामान को पहुंचाया जा रहा है। उस सामान को स्टार्ट होने से पहले जीएसटी के तहत एक ई वे बिल दिया जाता है, जिसको मान लो कि ऑलमोस्ट मान लो कि अगर दिल्ली जाने का टाइम 2 दिन लग रहा है तो ई वे बिल की मान्यता 2.5 दिन 3 दिन तक होती है। तो ये 3 दिन तक ई वे बिल है, उसकी होती है कि भाई आपके पास जो सामान की लिस्ट है उसकी परमिशन ये होती है, यहाँ सामान ट्रांसफर होगा, इस पे कितना टैक्स लिया गया है, इसमें सारी डिटेलिंग होती है। 3 दिन तक इसकी मान्यता होती है। मान लो आरटीओ परमिशन, टैक्स कलेक्शन, आईटीसी इनकम टैक्स क्रेडिट या वो जो जीएसटी का रिटर्न संबंधित होते हैं, वो सारी चीजें इसमें मेंशन होती है। अब मेरा इंटरेस्ट ये ई वे बिल बताने से ज्यादा ये था इस 24वीं बैठक पे, जब भी आपके सामने ऐसे आए तो इसको 100% मानना है। एप्स वो होता है ना, अतरंगे फैक्ट भी सत्य होते हैं। मैं आपको बोलता हूँ रोज रोज कि आपसे ये पूछा जाए कि राजस्थान का अभी का राज्यपाल कौन है, तो इसमें आपसे गलती करवा सकते हैं कि इसके बारे में हार्ड सवाल पूछ ले। पर आपसे पूछे उड़ीसा के 15 साल पहले राज्यपाल ये भाई साहब थे, तो वो फैक्ट ऑलमोस्ट सही होगा, क्योंकि या तो अगला वाला गधा होगा जो एग्जाम पूछने वाला, जिसको कोई मतलब ही नहीं है वो एग्जाम करवाने से। कुछ तो ऐसे होता है ना जो ऐसे पूछ लेते हैं भाई चेतक घोड़े की मौसी का नाम क्या था। ऐसे ऐसे गधों से तो बच के रहना चाहिए, फिर तो अपन को फेल होने के लिए तैयार होना चाहिए। भाई अगला ये पूछने लग जाए कि आपका मामा के नाम, मतलब अपने मामा जी का नाम से खुद के मामा जी का नाम पूछे, तो हमें उसके मामा जी का नाम कैसे पता होगा। पर जनरल तौर पे ऐसा माना जाता है जो अतरंगे टाइप के या खतरनाक टाइप के जो स्टेटमेंट होते हैं वो सत्य होते हैं। ये 24वीं बैठक और 26वीं बैठक को इसको सही मानना था, हालांकि 24वीं बैठक इसका सही आंसर है। पर जो भी आए इसका एलिमिनेशन जब भी करो, आपको जब बैठकों के बारे में या ऐसा लगे कि ये वाला किसी को नहीं पता, वो सवाल आमतौर पे सही होता है। भारत सरकार के राजस्व सचिव जीएसटी परिषद के प्रधान सचिव होते हैं। तो जो राजस्व सचिव होते हैं वित्त मंत्रालय में, रेवेन्यू सेक्रेटरी जिसको बोला जाता है, वो भी जीएसटी परिषद के प्रधान सचिव होते हैं। मतलब कुल मिला के उनको वहां पे जो भी आईएएस अधिकारी नियुक्त होता है वो ऑटोमेटिक रूप से जीएसटी परिषद में प्रधान सचिव या डायरेक्ट सचिव बन जाता है। अगला सवाल है, निम्नलिखित में से कर जीडीपी अनुपात के कम होने के क्या कारण है? इसमें मैं आपको एक चीज बताता हूं, दिमाग नहीं लगाना है, दिमाग को अप्लाई करना है। ऊपर क्या दिया गया है? टैक्स। नीचे क्या दिया गया है? जीडीपी। इस अनुपात के कम होने के कारण क्या है? तो इसके 2 कारण हो सकते हैं कि मान लो ये वाली चीज है, या तो ये कम हो, या ये चीज बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ जाए। एकदम से फास्ट इकोनॉमी ग्रोथ कर दे, लोगों ने बोल दे यार टैक्स जमा कराना भूल ही गया, बाहर तो एकदम से अमेरिका बन गया और हमारे पास तो कागज तो पूरे नहीं थे,
दो बातें हो सकती है। तो ये वाली बात आमतौर पे एकदम से स्पीड में नहीं हो रही है। ठीक है, जीडीपी एकदम से ऐसे रातों रात थोड़ी बढ़ी है, कोई मतलब एकदम से कैसी चीजें हो गई। तो भारत, सवाल है इस बात पे कि भारत में टैक्स कलेक्शन कम क्यों होता है। इतने हार्ड को इजी बनाया जा सकता है कि भारत में टैक्स टैक्स और जीडीपी का अनुपात, मतलब कुल मिला के ये हो गया कि जीडीपी के कुल जीडीपी के अनुपात में टैक्स कलेक्शन कम क्यों होता है। ये बात हमसे पूछिए तो आपके सामने हो गया टैक्स कम क्यों है भारत में। अब आप इसके ऑप्शन सोचो। ब्लैक इकोनॉमी, काली अर्थव्यवस्था। ब्लैक इकोनॉमी का तात्पर्य है इकोनॉमी के साइड में एक इकोनॉमी चलना, इकोनॉमी में अव्यवस्था होना। जैसे हवाला, हवाला से पैसा भेज दिया, वो 10 रुपए वाला टुकड़ा वाला आपने सुना होगा कि लोग ऐसे 500-500 करोड़ 1 मिनट में ऐसे भेज देते हैं इधर से उधर। दूसरा, क्रिप्टो वगैरह जो है उनका अवैध रूप से व्यापार होता है। ब्लैक इकोनॉमी में वो सारी चीजें होती है जो बैंक के साइड में समानांतर बैंकिंग के रूप में चले। बैंकिंग अर्थव्यवस्था है वो एक अच्छे रूप में काम करने के बजाय दूसरे ढंग से ज्यादा विकसित हो जाए। मैं एक मिनट माइक चेंज कर लेता हूँ। ठीक है, तो ब्लैक इकोनॉमी की वजह से भी टैक्स कम होता है। वो अभी पनामा फाइल्स बताया था कि मान लो किसी अमीर के पास पैसा हो गया, उसको टैक्स बचाना है और वो टैक्स को है वो डायरेक्ट भेज देगा भाई के हवाला के थ्रू, पनामा में भेज देगा, दूसरे ऐसे हांगकांग जैसे देशों में भेज देगा, पास के अपने कोई देश है उसमें भेज देगा जिसमें टैक्स नहीं लिखता है। तो ये चीज होता है। कर की चोरी, तो कर की चोरी कर रही है तो इसका मतलब ये हो गया टैक्स की चोरी आप कर रहे हो तो उसे टैक्स कलेक्शन कम होगा, सिंपल सा हो गया। बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र, अनौपचारिक क्षेत्र के जैसे एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर में लोग अमीर भी है फिर भी वो अनौपचारिक सेक्टर है। और ऐसे मान लो कि मजदूर, मजदूर मान लो कि यहाँ पे छोटी छोटी कंपनियां हो, वहां पे किसी कर्मचारी को ऐसा हो सकता है कि वेतन मिले 5 लाख रुपए पर उसको कैश में वेतन मिल जाए, तो औपचारिक नहीं है, उसका ढांचा औपचारिक नहीं है। पैसा है फिर भी वो टैक्स जमा नहीं कराते क्योंकि मजदूरी को दिखाया नहीं जाता औपचारिक रूप से, उसका डॉक्यूमेंटेशन सही नहीं है। तो ये भी होता है, बड़ा अनौपचारिक क्षेत्र है, ये भी कारण हो सकता है। चौथा ऑप्शन है बड़े औद्योगिक घराने। क्या बड़े उद्योग टैक्स के मामले में कमी लाते हैं या वृद्धि करते हैं। आमतौर पे ऐसा बोला जाता है किसी बड़े उद्योग पे कील ठोकना सबसे आसान होता है, और जब भी बड़ा उद्योग बनता जाता है वो अपने डॉक्यूमेंटेशन को हमेशा इंप्रूव करता जाता है। ये आप लोग भी ध्यान रखते जाते हो। जैसे आपके पास जब ऐसा हो कि जब भी जिम्मेदारी हो आप कुछ लोगों से बचना स्टार्ट कर देते हो, कुछ कमियों से बचना स्टार्ट कर देते हो। आपके पास मतलब जैसे मान लो कि कोई आदमी पॉपुलर हो रहा है, प्रसिद्ध हो रहा है, वो कुछ चीजों से बचेगा कि हाँ मेरा कुछ वीडियो वायरल नहीं हो जाए, मेरे साथ ऐसा कुछ नहीं हो जाए। तो हर चीज में वो देखा कि कोई व्यक्ति उसके ऊपर उंगली ना उठाए, तो उसके लिए क्या करेगा, वो नैतिकता के रास्ते भले ही दिखाने वाली नैतिकता हो बट वो उसका डॉक्यूमेंटेशन कंप्लीट होगा। कंपनी को कुछ भी बोल दो पर उनके टैक्स में आमतौर पे 100% रूप से वो टैक्स सही जमा कराएंगे क्योंकि वो रिस्क नहीं ले सकते कि आज बीजेपी है कल कांग्रेस है। तो बड़े औद्योगिक घराने टैक्स की वृद्धि के लिए फायदेमंद होते हैं। जितने बड़े टैक्स घराने बढ़ते हैं उसका लगभग लगभग 100% नहीं होता इकोनॉमी में, ये ध्यान रखना है। 99% ये होता है कि जितना बड़ा उद्योग होगा उसका डॉक्यूमेंटेशन हमेशा अच्छा होगा, वो टैक्स जमा कराने में हर चीज में ठीक काम करेगा। औपचारिक होना चाहिए, अच्छा होना चाहिए। वैसे मतलब विजय माल्या टाइप नहीं हो कि भाई दारू बेच रहा हो ठेके वाले टाइप में, तो उसका पता नहीं। भारत के खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत क्या है। आपने नाम सुना होगा, फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, एफसीआई। ये सवाल पूछा गया है, बड़ा इंटरेस्टिंग सवाल पूछा है, इतने हार्ड सवाल पूछने लगे ये लोग यूपीएससी को भी डरा दे। एफसीआई क्या होती है, आपने एक सुना होगा, प्रत्येक व्यक्ति को है जो अनाज मिलता है, पीडीएस, पीडीएस जो अधिनियम आया था 2013, जिसमें लोगों को अनाज का खाद्यान्न वितरण अधिनियम बोला जाता है जिसको, ठीक है। उसके तहत क्या होता है, आपको 3 रुपए में गेहूं मिल रहा है, 2 रुपए में चावल मिल रहा है, दालें मिल रही है, सस्ते में मिल रहा है। पर इसकी लागत तो उतनी नहीं होगी, लागत तो उतनी होगी, सरकार बीच में देती है सब्सिडी।
तो एक सिस्टम होता है, एक व्यवस्था काम करती है। आपको कैसे समझाऊं कि मान लो यहां पे एफसीआई है, ये सारा काम कौन करती है? फूड कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया करती है, चावल को खरीदने का काम करती है। आपको अप्लाई करना है कि सबसे पहले गरीबों तक अनाज पहुंचाना है, कितने रुपए में? 2 से 3 रुपए में पहुंचाना है। बट सबसे पहले खरीद की लागत तो वो किसानों से खरीदेंगे, वो उतनी ही होगी। मान लो कि 25 रुपए खरीद लागत है, 10 20 रुपए है, 15 रुपए है, वो खरीदते हैं। ठीक है, जिसको एमएसपी सुनते हो आप, मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य, उसके बेस पे इस अनाज को खरीदा जाता है। अब इसके बाद क्या किया जाता है? इस अनाज को ट्रक के द्वारा या परिवहन के द्वारा ले जाया जाता है। इसका यहाँ पे भंडारण किया जाता है गोदाम में। गोदाम में क्या होगा? भंडारण। ठीक है, उस भंडारण को कितना भंडारण रहता है वो टाइम होता ही है, कितना ही टाइम रह सकता है। उसके बाद क्या किया जाता है? उसको वो डिस्ट्रीब्यूशन करने के लिए अपने गांव वाले कोऑपरेटिव सोसाइटीज वगैरह सारी कुछ चीजें होती है, वहां तक पहुंचाते हैं। तो यहां तक भी जाने के लिए ट्रक या परिवहन चाहिए, तो यहाँ पे भी खर्चा आएगा। सिंपल सी बात है, आप कुछ भी काम करो उसके लिए क्या क्या खर्चे होते हैं सरकार के कोई काम के? तो सबसे पहले होता है खरीद का खर्चा, आर्थिक लागत जो बेसिक है। उसके बाद गोदाम तक जाने की लागत, गोदाम के भंडारण की लागत, गोदाम के बाद खर्चा या वितरण का खर्चा जिसको बोला जाता है, ये सारी चीजें होती है। यहां तक आती आती कितने रुपए का मान लो हो गया? 28 रुपए का पड़ गया। तो सरकार यहाँ पे 3 रुपए में दे रही है, तो मतलब सरकार बीच में कितनी दे रही है? 25 रुपए की सब्सिडी दे रही है। एफसीआई के द्वारा किसको सब्सिडी दी जा रही है? ऑटोमेटिक रूप से सब्सिडी सरकार के, भाई 25 रुपए हम अपने ऊपर लेंगे, गरीबों को सस्ते में दिलाएं। अब आपका सवाल देख लो, ऑटोमेटिक हो जाएगा। वहां पे सिंपल टास्क हो गया आपके। न्यूनतम समर्थन कीमत जो बेसिक वाली होगी, एमएसपी जिसको बोला जाता है, किसानों को दिया गया बोनस, परिवहन लागतें, तो ये हुआ अधूरा। परिवहन लागतें के साथ होती है वितरण लागत, कर्मचारी भी नियुक्त करना पड़ता है, मशीनें भी लगवानी पड़ती है, पर यहां तक परिवहन लागतें आई। न्यूनतम समर्थन मूल्य, बोनस, ब्याज की लागत। ब्याज की लागत आमतौर पे इसमें शामिल नहीं होती। अब क्या ब्याज को इसमें सरकार को ब्याज कितना काउंट करेगी, किसमें कोई दिक्कत नहीं होती। दिक्कत होती है इसमें न्यूनतम समर्थन मूल्य, बोनस, खरीद संबंधी आकस्मिक व्यय। ठीक है, उसमें एक आकस्मिक व्यय होता है, गोदामों का प्रभार। तो आधा आंसर हो गया। गोदाम तक लाकर रोक देंगे तो फिर अनाज तो सड़ जाएगा। वितरण की लागत भी तो होती है ना, हर चीज में एक वितरण की लागत तो होगी। न्यूनतम समर्थन कीमत, बोनस सहित यदि कोई हो, कोई भी कीमत हो, सिंपल सा ये हो गया। उसके बाद खरीद संबंधी आकस्मिक व्यय, ये भी चीजें हो गई। आकस्मिक व्यय में परिवहन सारे कुछ चीजें हो गया। उसके बाद होती है वितरण की लागत। डिस्ट्रीब्यूशन भी इस जर्नी का एक पार्ट है, ये आपको ध्यान रखना है। वितरण करना ही पड़ेगा, जो चीज खरीदी है उसका वितरण करना पड़ेगा। इस बेस पे इसका आंसर हो जाएगा ये वाला। ठीक है, क्या आंसर हो गया? न्यूनतम समर्थन कीमत, उसके साथ कोई भी लागत शामिल हो वो शामिल हो जाएगी, उसके साथ खरीद संबंधी आकस्मिक व्यय शामिल हो जाएंगे, उसके बाद वितरण की लागत शामिल हो जाएगी। ठीक है, अगला सवाल पॉलिटी का आ गया। ये सवाल हो गया, डेट आप लोग देख लेना, उसमें दी गई है डॉक्यूमेंट में, 12 13 दिसंबर जो भी है। असिस्टेंट प्रोफेसर का जीके के पेपर से ये अब वो स्टार्ट हो गया, इससे पूरे सवाल यहीं से आएंगे। 15 10 जो भी इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल होंगे वो बात कर लेते हैं। 2 दिन में करेंगे, एक दिन में तो हो नहीं पाएगा। यदि राजस्थान की विधानसभा का कोई सदस्य अपनी सदस्यता से त्याग पत्र देता है, मतलब कोई एमएलए त्याग पत्र देता है, तो नियमानुसार राजस्थान विधानसभा के अध्यक्ष कितनी समय सीमा में त्यागपत्र स्वीकार करने के लिए बाध्य है? इसका एक सिंपल सा नुस्खा बताता हूं आपको। आमतौर पे ऐसा माना जाता है, सरकार के ऊपर कोई बाध्यता सिर्फ एक चीज लगा सकता है, वो है संविधान। ठीक है, यहां पे बात की गई है नियमानुसार। ठीक है, पहली चीज। दूसरी बात यह है, संसद और विधानसभा पे संविधान ने भी इतनी बाइंडेशन नहीं दी गई है जितनी हम किताबों में पढ़ लेते हैं। इतनी नहीं दी गई है, मतलब ठीक दी गई है, सुप्रीम कोर्ट ने ज्यादा और कर दिया है, पर वो बाइंडेशन
एक अलग तरीके से हो सकती है जिसको बोला जाता है सीमित सरकार। उसमें ये वाले प्रोविजंस नहीं किए गए हैं कि निर्णय कितने दिन में लेना है, कितने दिन में ये करना है, कितने दिन में वो करना है। सरकार के ऊपर सिर्फ सलाहकारी तौर पे ही काम किया जाता है। दूसरी बात, सरकार संविधान संशोधन के द्वारा भी कुछ सुधार करती है, तो मौजूदा सरकार क्यों चाहेगी कि एक ऐसा रूल आए जो वो सरकार की भी बैंड बजाए। ठीक है, जैसे समय सीमा निश्चित करना, किसे बैंड बजेगी? स्पीकर की, स्पीकर या राज्यपाल की। राज्यपाल की बैंड बजेगी, इसका मतलब सरकार खुद की बैंड बजेगी। तो सरकार कभी नहीं चाहेगी कि एक ऐसा रूल, एक ऐसा संविधान संशोधन आए जिसमें लिमिटेशन हो, बाउंडेशन हो। ये काम करता है सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट। अब ऐसा काम कहीं पे नहीं होगा जब मान लो कि आज बीजेपी की सरकार है, वो ऐसा रूल नहीं लाएगी जो हार्ड है। ठीक है, अभी बीजेपी वाले में हम मान लेंगे कि चलो नहीं लाएगी। कल की कांग्रेस की सरकार जो आज विरोध कर रही है, जिसको मानते कि नहीं नहीं ये चीजें तो गलत है, ये नहीं होनी चाहिए, बट जैसे ही सरकार बनेगी, दबाव तो सेम ही है, व्यवस्था तो सेम ही चलनी है, तो इस नियम को नहीं बदला जाएगा। तो सरकारें ऊपर अपने दबाव के काम नहीं करती है। तो जब भी आपके सामने सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट के द्वारा टाइम लिमिट दी गई हो, तब तक तो ठीक है, वरना राज्यपाल, राष्ट्रपति के ऊपर टाइम लिमिट वाला कॉन्सेप्ट लगभग लगभग अप्लाई होता ही नहीं है। तो यहाँ पे समय सीमा निश्चित नहीं है। किसी एमएलए को अटका दिया, त्याग पत्र लिए घूमता रहे, नहीं ले रहे त्याग पत्र, जाओ भाई, क्या ही कर लोगे। राज्यपाल बोल देगा भाई अभी जरूरत है तेरी, 100 कांग्रेस के हैं, 100 बीजेपी के हैं, 101 बीजेपी के हैं, ये एक वो आदमी है वो इधर उधर बिक जाए, वो बोले मेरा तो त्याग पत्र एक्सेप्ट करो, तो राज्यपाल उसको बीच में लटका देता है कि नहीं 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 ले रहे तेरा, अभी तो सरकार चलानी है 2 साल, तेरे सारे चलानी है। तो ये बाउंडेशंस नहीं होती है, आपको पॉलिटी में ये ध्यान रखना है। ये भी ठीक वैसा ही सवाल, मतलब अप्लाइड बेस्ड। राजस्थान में राज्य मानवाधिकार आयोग है, उसके बारे में फैक्ट खूब सारे पढ़ लेते हो, पर ये क्या क्या कार्रवाई कर सकता है अपनी, और जिसको सुओ मोटा या श्वेत संज्ञान कार्रवाई बोला जाता है। तो मैं आपको एक जनरल चीज बताऊं, मैं आपको हर चीज में ये बताता हूं कि जब भी आपके सामने कारण या कारक पूछे जाए, तो उसमें अगर जनरल कारण हो, जैसे मैंने आपको बताया था भारत के विभाजन के लिए क्या क्या कारण हो सकते हैं, तो उसमें 150 कारण भी हो ना। ऐसे बोल देते कि अंग्रेज का आना, अंग्रेजों का आना भी भारत में, जब 1650 में भारत में 1600 में आए थे, उनका आना भी भारत का विभाजन का कारण था। तो वो भी कोई किसको चैलेंज नहीं कर सकता। चैलेंज कर सकते तो वापस चैलेंज किया जा सकता है कि वो नहीं आते, एक जर्नी होती। उसके बाद हम कुछ भी बोलते हैं उसके बारे में, जब तक एक विशेषज्ञ या स्पेसिफिक टर्म नहीं हो, एक विशेष टर्म नहीं हो, तब तक, जैसे फैक्ट वाली टर्म हो गई जो विभाजन के बाद की हो, जैसे उसके बारे में बोल दें कि भाई मोदी जी कारण थे, तो ये नहीं बोल सकते क्योंकि मोदी जी 2014 में आए थे, नेहरू जी कारण थे, ये बोल सकते हैं, मतलब बोलने वाले बोल सकते हैं, क्योंकि उसका एक फैक्ट है वहां पे टाइम। जब तक जनरल वाले आंसर हो वो सारे सही माने जाते हैं, जनरल ऑप्शन हमेशा सही होते हैं। इस सवाल में यही मैं बोलना चाहता हूँ। राज्य मानवाधिकार आयोग, मानवाधिकारों का जब उल्लंघन होता है तो उसमें कोई भी कार्रवाई कर सकता है, सिर्फ और सिर्फ एक बात को छोड़ के, या तो किसी एक्ट या अधिनियम में स्पेसिफिक लाइन दी गई हो, उस लाइन का एक अपने आप ही ऑटोमेटिक पता लग जाएगा। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के सामने ये दबाव नहीं बना सकता। जैसे कोई केस सुप्रीम कोर्ट में बहुत ज्यादा विवादास्पद चल रहा हो और ये बीच में जाके बोलो केस दो मानवाधिकारों का उल्लंघन है, ये नहीं कर सकता। बाकी नॉर्मल नॉर्मल कुछ भी कर सकता है। जैसे बलात्सरम, किसी गरीब आदमी को, गरीब मजदूर को, कोई नेत खतरनाक टाइप का आदमी हो, वो बलात्सरम करवाए, उसे जबरदस्ती काम करवाए, फोर्स्ड लेबर करवाए, उसको पैसा नहीं दे, कूट पीट के काम करवाए। दूसरा, जोखिमपूर्ण रोजगार, किसी को पैसा तो दे दिया पर बोल दे कि तेरे को 400 फीट कुएं में उतरना है, तेरे को आज सही दिख करके मानना है, तो उसके लिए मानवाधिकार आयोग है, वो एक्शन ले सकता है। और पारिस्थितिकी असंतुलन, इकोलॉजिकल जो होता है डिस्टरबेंस होता है, उसके बेस पे भी आजकल मानवाधिकारों के हनन में पर्यावरण का अधिकार भी शामिल हो गया, उसमें जीवन जीने का अधिकार भी हो गया, सारी चीजें होगी। तो पारिस्थितिकी असंतुलन होगा, पारिस्थितिकी असंतुलन का क्या होगा? जीवन जीने का अधिकार। इस संगठन का नाम ही राज्य मानवाधिकार आयोग है, राज्य मानवाधिकार आयोग, तो मानव का अधिकार तो छीनेगा। प्रदूषण से आसपास का वातावरण प्रभावित होना, तो ये और ये तो दोनों सेम चीजें हैं। अभी 2 मिनट पहले मैंने आपको एक बात बताई थी, दो ऑप्शन या तो गलत हो सकते हैं या सही हो सकते हैं। तो जब 1 और 2 को आंसर मानो तब वहां पे कोई ऑप्शन नहीं दिख रहा है, 3 को मानोगे तो आपको 4 को मानना ही पड़ेगा, 3 और 4 तो कंपलसरी साथ में ही है, तो 1 2 3 4 ऑप्शन हो जाएगा आपका। ठीक है, तो आपको कोई दिक्कत होगी नहीं। तो जनरल बात ये बता रहा हूँ, सुप्रीम कोर्ट हाई कोर्ट से रिलेटेड यहाँ पे कुछ सुप्रीम कोर्ट वगैरह कुछ लाइन आ जाए ना,
कि सुप्रीम कोर्ट के मामला चल रहा है उसमें उसमें आपको सोचना है। बाकी ये वाली लाइनें जुड़ती जाए और उसको थोड़ा सा हल्के माइंड से पढ़ो, टिक करते जाओ, डराने के लिए है ये सर। ये भी इंटरेस्टिंग सवाल है, फालतू में माहौल बनाया गया है इसका। न्यायमूर्ति जे.एस. वर्मा के संबंध में त्रुटिपूर्ण कथन का पहचानिए। चारों ऑप्शन को पढ़ो, ऑप्शन देते ही आपको एक चीज समझ में आ जाएगी कि कोई बात है जिस पे एग्जामिनर पिन करवाना चाहता है। देखो, वे राजस्थान उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायमूर्ति थे, मान के चलते अपने को नहीं पता, ठीक है। उन्होंने केवल एक बार राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। यहां पर कथन कैसा आ सकता था? उन्होंने 2 बार राजस्थान के राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, उन्होंने राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया था, पर उन्होंने केवल एक बार, मतलब हर आदमी के पीछे कुछ लाइन लग रही है, कुछ बात लग रही है। उसमें आप चारों ऑप्शन को और पढ़ो तो आपको लगेगा कि ये उन्होंने क्यों अलग डाला है। भारत के उच्चतम न्यायालय में न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति राजस्थान उच्च न्यायालय से हुई, ठीक है। तो भारत में उच्च न्यायालय थे, उसमें न्यायाधीश के रूप में उनकी पदोन्नति है। जो हाईकोर्ट में, सुप्रीम कोर्ट में जज बने तो वो कहां से बने? वो राजस्थान के हाईकोर्ट से बने। तो ये और ये मैच होते होते आपको ये तो पता चल जाएगा ये तो सही है। यहाँ पे अपने को त्रुटिपूर्ण पहचानना है। वे 1997 में भारत के मुख्य न्यायमूर्ति बने। अगर ये करंट अफेयर्स नहीं चल रहा है तो आपको लगभग लगभग यही मानना है कि फैक्ट वाला सवाल गलत जनरली नहीं होगा। अब यहाँ पे एक चीज है, ये ऑप्शन कहना क्या चाहता है? उन्होंने केवल एक बार, ठीक है, राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया। कि या तो इस व्यक्ति के सामने अगर ये ऑप्शन आ जाता कि उन्होंने राजस्थान के कार्यकारी राज्यपाल के रूप में कार्य किया तो ठीक बात हो जाती। अब जब ये इन्होंने खुद खींच के ऑप्शन को रखा है केवल एक बार, इसका मतलब ये कुछ तो गलती है ना। कुछ 2 बार किया होगा या 50 बार किया होगा, 5 बार किया होगा, अपने को नहीं पता। फैक्ट मुझे भी नहीं पता कितनी बार। मुझे तो ये लगता है कि जब अगला आपके सामने हिंट दे रहा है कि एक बार तो नहीं है भाई साहब ने 2-3 बार काम किया होगा, 1-2 एक्स्ट्रा किया होगा, तो एलिमिनेशन यही कहता है कि एग्जामिनर एलिमिनेशन मेथड में खुद चाहता है कि आप है वो अपना दिमाग लगाओ। वो आपके सामने छोटे छोटे टुकड़े फेंकता है, उसके हिसाब से आपको चलना पड़ता है। उस हिसाब से तो यही कहता है कि आपको केवल एक बार पे फोकस, सारे ऑप्शनों में एक ही बात जो है एलिमिनेशन को सपोर्ट करती है वो ये करती है, उन्होंने केवल एक बार। जब आप बार बार पढ़ोगे तब आपको लगेगा कि ये चीजें निकाली जा सकती है। तो ध्यान रखना है आपको, इन तीनों में इंटरेस्ट नहीं लेना है आपको। जहां तक है इसमें ऑप्शन में इंटरेस्ट नहीं लेना है, इसमें इंटरेस्ट नहीं लेना है, इतने इसमें नहीं लेना है। फैक्ट पढ़ना है तो पढ़ सकते हो, बट बात यह है, सीखने की बात यह है कि कहना क्या चाहते हैं। तो इसका आंसर होगा ये। ये भी ठीक सवाल है। राजस्थान में वार्ड सभा का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य नहीं है? वार्ड सभा होती है ना अपने गांव में, वार्ड सभा, उसका कौन सा काम नहीं है? क्या काम नहीं कर सकती? बस सिंपल सी बात है, लोगों के विभिन्न समूह में सौहार्द और एकता को बढ़ाना। ठीक है भाई, कि बढ़ाती हो कि नहीं बढ़ाती हो, कि आगे बढ़ते हैं। विकास इस स्कीमों के प्रभावी क्रियान्वयन में सहायता करना। ठीक है भाई, डेवलपमेंट का काम तो करना ही है, सहायता करना ही है। ग्राम विकास अधिकारी पर नियंत्रण करना। ये देखो, हर लाइन के बीच एक अलग ही, मतलब पता नहीं कहां से देते हैं। सभी सामाजिक सेक्टरों की संस्थाओं और कृत्य कार्यों पर नियंत्रण करना। तो चेक ऑन इंस्टीट्यूशन ऑफ फंक्शनल इन द ऑल सोशल सेक्टर। सामाजिक सेक्टरों की जो होती है, संस्थाएं होती है, उन पे और कृत्य कार्यों पर नियंत्रण करना। सोशल सेक्टर पे तो नियंत्रण करती ही करती है भाई, वो वार्ड सभा होती है, उसका काम होता है। बट आप यहाँ पे देखो कि जो वीडियो होता है, ग्राम सेवक होता है, ग्राम सेवक पे क्यों आप किसी भी पोस्ट पे जाओ, जैसे आईएएस है तो उसको हटाने का काम किसको है? या तो उसका सुपीरियर अधिकारी हटा सकता है, उसको राज्य विधानसभा थोड़ी हटाती है। आरएस है, आईएएस है, उनको राज्य विधानसभा एक्शन थोड़ी ले सकती है। ठीक उसी तरीके से मान लो कि जो एमएलए वगैरह की, मान लो वो अपने जिला स्तर पे कोई हो, जिला स्तर वाले क्या बोलते हैं, जिला परिषद सदस्य, क्या वो कलेक्टर पे एक्शन ले सकते हैं? को तहसीलदार पे एक्शन ले सकते हैं? तो वो एक्शन नहीं ले सकते, वो रिकमेंडेशन कर सकते हैं, विरोध कर सकते हैं, नाराजगी जता सकते हैं। ठीक उसी तरीके से गांव में सरपंच वीडियो को हटा तोड़ी सकता है, ग्राम सेवक को हटा तोड़ी सकता है। गांव में सरपंच वीडियो के खिलाफ नेतागिरी वाली काम कर सकता है, विरोध करवा सकता है, ग्राम सेवक को हटा नहीं सकता। ना वार्ड सभा ग्राम सेवक को हटा सकती है, क्योंकि ये प्रशासनिक व्यवस्था है। प्रशासनिक व्यवस्था में राजनीतिक व्यवस्था हस्तक्षेप नहीं कर सकती। ट्रांसफर तक एक अलग बात हो सकती है, वहां पे ऐसे आप उनके खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव थोड़ी ला सकते हो।
कि भाई ग्राम सेवक जी के खिलाफ अविश्वास प्रस्ताव लाए, ये ट्रांसफर हटाना, ये अलग चीजें हो सकती है। तो इन सारी चीजों को काम करने का काम तो होता है, पर ग्राम सेवक से रिलेटेड काम उनका नहीं होता, उसके खिलाफ काम होता है भाई बीडीओ का काम हो गया, एसडीएम का हो गया, डीएम का हो गया, जो उनका काम जाने। पर इनके विकास करना, डेवलपमेंट करना, सोशल सेक्टर पे कंट्रोल करना, ये सारे काम हो सकते हैं। वीडियो के मामले में कुल मिला के इतना सोचना है, क्या वीडियो को कभी हटा सकते हैं क्या? तो हटा सकते हैं, सिर्फ जेक जुगाड़ से हटा सकते हैं, ट्रांसफर करवा सकते हैं, गाँव नहीं हटा सकते उसको। ठीक है, ये सारे हो गए। कल अपन करेंगे आगे सवाल, और आगे अच्छे सवाल आने वाले हैं। ठीक है, आज की चर्चा को यहीं पे समाप्त करते हैं। काफी लंबी शायद क्लास हो गई होगी, तो ठीक है, लेट भी हो गया काफी। तो और इसमें बताओ आप लोग, अगला सवाल ही आपके सामने रख देते हैं, इसका सवाल जवाब बताना है आपको। राजस्थान की निम्नलिखित संस्थाओं पर विचार कीजिए, उपर्युक्त संस्थाओं में संवैधानिक संस्थाओं को छांटिए और उत्तर दीजिए। कौन सी है? राजस्थान लोक सेवा आयोग है क्या संवैधानिक संस्था? राजस्थान का राज्य निर्वाचन आयोग संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? राज्य मानवाधिकार आयोग है, वो संवैधानिक संस्था है कि नहीं है? राज्य वित्त आयोग संवैधानिक संस्था है या नहीं है? लोकायुक्त संवैधानिक संस्था है या नहीं है? उसके हिसाब से आपको आंसर बताना है। 1 2 4, 1 2 3, 2 3 4, 1 2 4। ठीक है, चलो क्लास के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। करते हैं इसको, अंत करते हैं, इसका एंड करते हैं। ठीक है।